नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में, जो कि यूपीएससी से रिलेटेड एवं अन्य विभिन्न सारे प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित एग्जामिनेशन के संदर्भ में बात करते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, केंद्रीय जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। ठीक है, सीआईसी इसको बोलते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग जो कि एक सांविधिक संस्था है। ठीक है, जो कि एक सांविधिक संस्था है। आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में संस्थाओं का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। कुछ संस्थाएं संवैधानिक है, कुछ संस्थाएं सांविधिक है, कुछ संस्थाएं ऐसा है कि जो सांविधिकतर है, यानी कि संविधान के प्रावधानों से हटकर है। तो केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक संस्था है जिसका गठन सूचना के अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं सांविधिक संस्था क्या है, जिस संस्थाओं का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जाता है, ऐसे संस्था को सांविधिक संस्था कहते हैं। और सांविधिक संस्था पूरी तरीके से जिम्मेदार संसद के अधिनियम के प्रति ही होता है, संसद के प्रति इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार सांविधिक संस्था के रूप में इसका गठन किया गया है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा भारत के शासन ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो कि मैं आपको बता दिया एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विभिन्न विभाग है, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग क्या है? यह केंद्र सरकार के साथ साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ विभिन्न विभागों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेशों में उसके साथ साथ जो आरटीआई है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो सूचना का एक अधिकार है, उसको, उस अधिनियम को लागू करने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। यानी कि सूचना के अधिकार को, जो सूचना का अधिकार एक अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 है, इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए, चाहे वो संघ शासित प्रदेश में हो, चाहे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में हो, ठीक है, ऐसे मामले को, ठीक है, इसको पूरे तरीके से पर्यवेक्षक का कार्य करता है केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, आयोग के द्वारा आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामलों तथा केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यालयों से संबंधित अपीलों का निर्णय किया जाता है। ठीक है, तो यह जो केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य है, क्योंकि देखिए मैंने राज्य का इसलिए बात नहीं किया क्योंकि राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया गया है सांविधिक संस्था के रूप में। ठीक है, तो ये केंद्र का, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग का गठन के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग जो सीईसी है, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल जो है, एक इंफॉर्मेशन से संबंधित जो बातें हैं, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक जो है सूचना आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक जो है अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री,
ठीक है। केंद्रीय इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। तो आप इस बात का गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय सूचना आयोग में जो है एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य यानी कि लगभग 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं एवं प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं सीआईसी सदस्यों की योग्यताओं के बारे में, ठीक है। सीआईसी सदस्यों की योग्यताओं के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सीआईसी सदस्य की योग्यताएं, देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए, जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। जो केंद्रीय सूचना आयोग के, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे सूचना आयुक्त हो, ऐसे पदों के लिए उनके पास क्या योग्यता होना चाहिए, वो बात इंपॉर्टेंट है। जैसे उनके पास विधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, व्यापक ज्ञान हो, अनुभव हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में उनके पास एक विधिवत ज्ञान और अनुभव हो, समाज सेवा सोशल सर्विसेज के संदर्भ में एक बेहतर ज्ञान और अनुभव हो, ठीक है। प्रबंधन मैनेजमेंट के संदर्भ में उनके पास ज्ञान और अनुभव हो, पत्रकारिता के संदर्भ में उनके पास ज्ञान और अनुभव हो, संचार मीडिया के संदर्भ में उनके पास ज्ञान और अनुभव हो, ठीक है। प्रशासन और शासन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के बारे में भी उनके पास एक बेहतर अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सीआईसी सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या है। आप देखेंगे विधि के संदर्भ में उनके पास एक अनुभव होना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, समाज सेवा के संदर्भ में, प्रबंधन के संदर्भ में, ठीक है, पत्रकारिता के संदर्भ में, संचार मीडिया के संदर्भ में, प्रशासन और शासन के संदर्भ में, ठीक है। ये उनके पास योग्यताएं होना चाहिए, ठीक है। एवं उसके साथ साथ किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संसद या विधानमंडल के सदस्य हों, ठीक है, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संसद या विधानमंडल के सदस्य हों, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रावधान है कि जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, ये जो मामला है आप देख रहे हैं, सॉरी, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संसद या विधानमंडल के मेंबर नहीं होने चाहिए। केंद्रीय सूचना आयुक्त हो या मुख्य आयुक्त हो, किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन नहीं होने चाहिए, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हो, किसी व्यवसाय तथा पेशे से संलग्न नहीं होने चाहिए। कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सूचना आयुक्त के पास योग्यता के संदर्भ में बिल्कुल जुड़ाव नहीं होना चाहिए, वह क्या क्या है। वह यह है कि किसी भी राज्य या प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की संसद या विधानमंडल के मेंबर यानी कि सदस्य नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, किसी राजनीतिक दल से न जुड़े हों, किसी व्यवसाय तथा पेशे से संलग्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे विशेषताएं हैं कि जो केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त होने के लिए या मुख्य आयुक्त होने के लिए उनके पास जो योग्यताएं हैं उसमें ये योग्यता नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इनका कार्यकाल क्या होता है। जो सीआईसी हैं, ठीक है, जो केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, जो कार्यकाल का एक समय होता है, वह केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। और लगभग ये माना जाता है कि ये 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी हो, इससे पहले भी हो सकता है, ठीक है।
अपने पद धारण करते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सांविधिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था तो नहीं है। तो इसलिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार इनके कार्यकाल को कितना निर्धारित कर रहा है। लेकिन मानक यह है कि 65 वर्ष से पहले भी हो सकता है या जो भी हो, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ सूचना आयुक्त भी पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को एक बार चाहे मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बैठा दिया गया, चाहे सूचना आयुक्त के पद पर बैठा दिया गया, वो पुनः दोबारा वह उस पद को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अयोग्य हो जाता है, पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं है। ठीक है, ठीक है। यानी कि एक सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि सूचना आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल सहित कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक न हो। ठीक है, अगर उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक है तो फिर उन्हें भी आप मुख्य सूचना आयुक्त नहीं नियुक्त कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि उनको पद से हटाने के लिए क्या कार्य प्रणाली है, क्या क्राइटेरिया है कि सीआईसी जो केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और अन्य सूचना आयुक्त हैं, उनको पद से हटाने के लिए क्या एक क्राइटेरिया है, उसको देखेंगे कि सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए हमारे सांविधिक संस्था के रूप में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति जो है मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को उनके कार्यालय से हटा सकते हैं। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास यह पावर है, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास यह पावर दिया गया है। भले ही सूचना आयुक्त का जो केंद्रीय सूचना आयोग है यह एक सांविधिक संस्था है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वह जब भी चाहें राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं। इसके लिए कुछ आधार बताए गए हैं। ठीक है, वह आधार क्या है, पेश क्या है, इसे आप जान लें। ठीक है, जैसे कि वह व्यक्ति यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जो उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को, ठीक है, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया है जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक चरित्रहीनता है, या, ठीक है, यानी कि ऐसे अपराध में वह दोषी ठहराया गया हो जो राष्ट्रपति की राय में ऐसा दिख रहा है कि वो नैतिक चरित्रहीनता का कार्य कर रहा है, तो उस संदर्भ में भी हो सकता है। ठीक है, या वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होते हैं, ऐसा भी कुछ मामला हो जाए कि अपने नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन न किया हो। ठीक है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से असशक्त होने के कारण भी पद पर बने रहने के लिए वह अयोग्य हो जाते हैं। अगर वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असशक्त हैं तो भी वह पद से हटने के लिए अयोग्य हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो परिस्थितियां हैं कि उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त जो है राष्ट्रपति साबित कदाचार या अक्षमता, यानी कि वो अपने कार्यों को करने में सही ढंग से क्रियान्वित न कर पाए, ठीक है, इसके आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है, हालांकि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को जांच के लिए मामले को उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करना पड़ता है, इस मामले को भेजना पड़ता है। देश का जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय के पास ऐसे मामले को भेजना पड़ता है राष्ट्रपति को। ठीक है, यदि जांच के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा हटाने के कारण को सही ठहराया जाता है और ऐसी सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बेहद इम्पोर्टेंट है कि उन्हें हटाने के लिए एक जांच की प्रक्रिया होती है। यदि जांच में जो है मामले को सही ठहराया जाए तो फिर उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अन्य बातें क्या है जो बेहद इंपॉर्टेंट है? अन्य बातें हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं या अन्य सूचना आयुक्त हैं, उनके वेतन के बारे में, भत्ते के बारे में,
देखिए, इनका जो वेतन और भत्ता होता है या जो भी अन्य सेवा होता है, ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्योंकि आपको हमने बताया कि सांविधिक संस्थाओं की जिम्मेदारी संसदीय अधिनियम तक है। अब संसदीय अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। देखिए, केंद्र सरकार तो सारा काम करता है, लेकिन जो संसदीय अधिनियम है, संसदीय अधिनियम पूरी तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि संसदीय नियम मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा ही उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, फिर जाके वो एक संसद के द्वारा एक औपचारिक रूप से एक अधिनियम बन जाता है। एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि इनके वेतन और सेवा शर्तों में उनकी सेवा के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कार्य तो हमने आपको सीआईसी का बताया है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसका जो मुख्य कार्य है वो आपको हमने बताया कि आयोग का कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच करे जो जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। कहने का तात्पर्य है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 है, उस अधिनियम से संबंधित जो भी मामले या विवाद या वैचारिक विचारधारा हो, उन सारे मामलों का एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय सूचना आयोग के पास है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवं आपको पता है कि जो यह केंद्रीय सूचना आयोग है, यह जो है एक वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपता है। ठीक है, और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष जो है प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यदि आपको मैं बताऊं कि जिस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग को कार्य करने का अधिकार दिया गया है, उस अधिनियम के बारे में भी आप बेसिक बातें जान लें। मैं बात कर रहा हूं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जो आम नागरिकों को सरकार और उसके कार्यों से संबंधित निर्णयों पर सवाल पूछने का अधिकार देता है। ठीक है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, अधिनियम 2005, ये क्या करता है? यह आम नागरिकों को सरकारों और सरकार के कार्यों से संबंधित जो भी डिसीजन है उस पर सवाल, ठीक है, पूछने का अधिकार देता है। इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग नागरिकों और मीडिया द्वारा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार को रोकने, सरकारी कार्यों में प्रगति, खर्च से जुड़ी जानकारी आदि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 ये प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य और दायित्व है। ठीक है, कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत गवर्नमेंट के कार्यालय से, ठीक है, किसी भी संबंधित मामलों में सरकार और उसके कार्यों से संबंधित निर्णयों पर सवाल करना, पूछने का अधिकार है। ठीक है, नागरिक और मीडिया द्वारा ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी कार्यों में प्रगति, खर्च से जुड़ी जानकारी आदि को प्राप्त करने का एक अधिकार है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। चूंकि इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, यह जो है सरकारी निकायों, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, सरकारी निकायों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधीन सूचना तक पहुंचने का एक कानूनी अधिकार देता है। ठीक है, एक कानूनी अधिकार देता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया है। इसने जो है, यह जो राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम है, इसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया है। ठीक है, यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार में निहित सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपका जुड़ा हुआ है केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने आपको बताने की कोशिश किया। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के संदर्भ में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंध में इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य सूचना आयोग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्या है कैसे है। राज्य सूचना आयोग, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो राज्य सूचना आयोग है, ठीक है, राज्य सूचना आयोग भी एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग के द्वारा भारत के शासन ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने बताया था केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि यह राज्य सरकार के संगठनों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के अधिनियमों में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, तो यह राज्य सरकार के संगठनों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आयोग के द्वारा आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामलों तथा राज्य सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यालयों से संबंधित अपीलों का निर्णय किया जाता है राज्य सूचना आयोग में। ठीक है, राज्य सूचना आयोग में देखेंगे आप, यह भी एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग में आप देखेंगे कि राज्य सूचना आयोग में जो है, इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक जो है राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक जो है 10 से अधिक जो है अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इनकी नियुक्ति के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है राज्य में राज्य सूचना आयुक्त के, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को। इसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक राज्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं राज्य सूचना आयोग में। ठीक है, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की योग्यताएं क्या है कि आप यदि राज्य सूचना आयोग में चाहे मुख्य राज्य सूचना आयुक्त बन रहे हैं या सूचना आयुक्त बन रहे हैं, इसमें आपके पास विधि से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा सोशल सर्विसेज के संदर्भ में, प्रबंधन मैनेजमेंट के संदर्भ में, पत्रकारिता के संदर्भ में आपके पास ज्ञान होना चाहिए, संचार मीडिया के संदर्भ में आपके पास ज्ञान होना चाहिए, प्रशासन और शासन के संदर्भ में आपके पास एक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया।
इनका जो कार्यकाल होता है राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, ये आप देखेंगे कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ राज्य सूचना आयुक्त भी पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। यानी जैसे केंद्र सूचना आयुक्त में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, उसी प्रकार राज्य सूचना आयुक्त में भी पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को कैसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए आप देखेंगे कि राज्यपाल के द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को पद से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। ऐसा कब? जब वो दिवालिया घोषित कर दिए गए हों या ऐसे अपराध में दोषी ठहराए गए हों जो राज्यपाल की राय में नैतिक और चरित्रहीन लग रहा है, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं सही से किए हैं, ठीक है, राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से असशक्त हूं, ठीक है, तो ऐसे मामले में उन्हें जो है, ठीक है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त राज्यपाल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। ऐसा मामले को करने के लिए, ऐसे मामले में राज्यपाल को जांच के लिए मामले को उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करना पड़ता है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को प्रेषित करना पड़ता है, ठीक है। इनका जो वेतन और भत्ते से संबंधित जो शर्त है, ठीक है, देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त जो है, इनके वेतन और भत्ते यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। इनके वेतन और सेवा शर्तों में उनकी सेवा के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्य के बारे में आप जान ही रहे हैं कि यह भी जो है, जो सूचना से संबंधित जो भी अधिनियम है, आयोग का कर्तव्य है कि जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ अगर हूं, ठीक है, उसकी जांच करें। मांगी गई सूचना को देने से इनकार कर दिया गया हो तो भी उसकी जांच करें, क्यों ऐसा किया गया है। जो जन सूचना अधिकारी है, अगर उसकी नियुक्ति नहीं होने के कारण भी उसकी जांच करें, उसकी नियुक्ति किया जाए। जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सूचना अनुरोध का जवाब प्राप्त नहीं हुआ हो, ऐसे मामले को भी ये राज्य सूचना आयोग देखे, ठीक है। ऐसी फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई हो जो वह अनुचित समझता हो, ठीक है। यदि व्यक्ति को प्रदान की गई सूचना अपूर्ण, भ्रामक और मिथ्या हो, ऐसे मामले में भी राज्य सूचना आयुक्त जो है, चूंकि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, तो फिर जांच कर सकता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में, प्रमुख रूप से जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह टॉपिक है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32, इसका अर्थ, प्रावधान और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं आपके संविधान में भाग 3, संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। आपके संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 12 से 35 के बीच वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 जो है, इसी फंडामेंटल राइट के संदर्भ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताने का प्रयास करता है, ठीक है। थोड़ा सा आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वही बात, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार
के रूप में संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात मैंने क्या बोला, यह है कि मौलिक अधिकार के रूप में यह संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उपचारों का अधिकार न्याय और जवाबदेही, ठीक है, और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन होने पर निवारण की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है, जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। एवं अगर मैं बात करूं संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए संवैधानिक उपचार जो रेमेडीज है, संवैधानिक उपचार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रदान किए गए उन कानूनी तंत्रों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये उपचार नागरिकों को न्यायपालिका से राहत मांगने का अधिकार देते हैं जब उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य या किसी अन्य निकाय द्वारा किया जाता है। तो ये उपचार विधि के शासन को बनाए रखने, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा एक लोकतांत्रिक समाज के भीतर नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। अन्य बातें क्या हैं, अन्य बात यह है कि भारत में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया, तो आप देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान में, जैसे हमने बताया, एक निहित मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो फिर इस बात पे इतना आप जान लीजिए कि यह जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट, चूंकि देखिए अब मुख्य बातें यहां से निकल कर आता है। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के तहत प्रावधान, देखिए अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी पीड़ित नागरिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जिस भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पीड़ित नागरिक मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसमें इस संबंध में निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। पहला, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रीट जारी करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के पास, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए, ठीक है, शक्ति दिया गया है, रीट जारी करने का, आदेश जारी करने को, ठीक है। संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आर्टिकल 226 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हाई कोर्ट के पास जो शक्ति दिया गया है उच्च न्यायालय के पास, वो आर्टिकल 226 के तहत है। वो किसके तहत है, आर्टिकल 226 के तहत है, ठीक है। देखिए कुछ लोगों का जो विशेष वक्तव्य है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में सराहा है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा के रूप में सराहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी विशेषताओं पे आप जान ही रहे हैं कि यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाता है। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय को मूल और व्यापक लेकिन अनन्य शक्तियां प्रदान करता है। जैसे मूल शक्तियां,
ओरिजिनल पावर आप जान ही रहे हैं, आर्टिकल 32 के तहत बहुत सारे रीट जारी करने का, निर्देश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग यदि बात करें कि न्यायालय के संदर्भ में जो रीट जारी करने का एक शक्ति है, ठीक है, अबाउट द रीट्स, क्या है रीट के बारे में, तो आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी पीड़ित नागरिकों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ, ठीक है, रीट जारी करने का शक्ति है। उसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास है। तो रीट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के संदर्भ में रीट एक न्यायालय द्वारा जारी किए गए औपचारिक लिखित आदेश को संदर्भित करता है। लिखित आदेश है, रीट क्या है, एक लिखित आदेश है जो न्यायालय द्वारा, खास करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी एक आदेश को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो भी आपको हमने बताया, मौलिक अधिकारों को लागू करना और कानूनी गलतियों को सुधारना है। इसका उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करना और कानूनी गलतियों को सुधारना है। ठीक है, भारत में रीट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को यह शक्ति दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया है। ये बात हो गया। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि रीट के प्रकार के बारे में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रीट। देखिए, भारत में हमने आपको बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य अधिकृत न्यायालय या निम्नलिखित अधिकृत न्यायालय जिसको अधिकृत किया गया हो, 5 प्रकार से रीट होते हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है उत्प्रेषण, एक होता है प्रतिषेध, एक होता है परमादेश, एक होता है अधिकार परीक्षा। ये 5 हैं, ठीक है, जो कि आपको जानने की जरूरत है। अब मैं बात कर रहा हूं बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में। क्या इंपॉर्टेंट बात है बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जो होता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, यानी कि देखो, यह ऐसा मामला है, इसके द्वारा न्यायालय ये बताने की कोशिश करता है कि कोई भी बंदीकर्ता किसी भी अपराध में संलिप्तता है या फिर उसे संलिप्तता के आधार पर पकड़ा जा रहा है पुलिस के माध्यम से, तो उसे उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके, और यदि बंदीकरण विधि सम्मत ना हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। अब इसमें जो आने जाने का जो टाइमिंग है उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के रीट का उद्देश्य यह है कि जो मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जो रीट है, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, यह रीट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। कभी कभी यूपीएससी ऐसे बिंदुओं पे फंसा देता है। ठीक है, तो यह जो रीट है, यह सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। हालांकि यह उन मामलों में जारी नहीं की जा सकती है जहां हिरासत वैध है, कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालयों की अवमानना के लिए है, हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा है, हिरासत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है,
जैसे अगर हिरासत वैध है तो फिर आप ये रिट नहीं जारी करा सकते हैं, या कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए है तब भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा है तब भी नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है परमादेश, मैंडमस। देखिए परमादेश जो होता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, हम आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है। जो परमादेश है यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिसे वह पूरा करने में विफल रहा है या करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, इसे किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार को समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। एक बात और, परमादेश के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो क्या है वो भी जान लीजिए कि यह रिट किसी निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है। ये बात भी नोटिस करने की जरूरत है। विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जिसमें वैधानिक शक्ति निहित नहीं है उसमें भी ये रिट नहीं जारी किया जा सकता है। जब कर्तव्य विवेकाधीन प्रकृति का हो तब भी ये रिट नहीं जारी किया जा सकता है। जब उस संवैधानिक प्राधिकारी का जो कर्तव्य हो, विवेकाधीन हो, उस संदर्भ में भी ये रिट नहीं जारी किया जा सकता है। किसी संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए भी नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी ये रिट, परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात जो है इंपॉर्टेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रतिषेध देखिए, प्रतिषेध जो है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है निषेध करना। ठीक है, यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जो प्रतिषेध रिट है यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या जो भी ट्रिब्यूनल है न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गया। यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है और इसे प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों या निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। तो यूपीएससी के दृष्टि से बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्या है कि यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसे आप प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों या निजी संस्थाओं के खिलाफ नहीं जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सर्ट्योररी। सर्ट्योररी में देखते हैं आप उत्प्रेषण, हिंदी में उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है ना प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अलग है प्रतिषेध से, जान लीजिए। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को या तो उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास ट्रांसफर करने या किसी मामले में उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जा सकता है। जैसे देखिए उसमें वो अतिक्रमण करने के बारे में जो है, जैसे अतिक्रमण ना कर सकते, अपने अधिकार का अधिक प्रयोग, अधिकार का ही प्रयोग करे, अपने अधिकार से बाहर निर्णय ना दे,
इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा मामला हो जिसे उच्च न्यायालय चाहे मामले को अपने पास जो है स्थानांतरित करने की जरूरत हो, ट्रांसफर, या उस किसी भी न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए, न्यायालय ने जो आदेश दिया उसको रद्द करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, यह रीट अधिकार क्षेत्र से अधिक या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है, यह रीट जो है अधिकार क्षेत्र से अधिक या अधिकार क्षेत्र की कमी, ठीक है, जब ऐसा या कानून की त्रुटि हो, आपने कोई डिसीजन दे दिया है तो उस आदेश को रद्द करना हो या उस मामले को हाईकोर्ट के पास ले जाना हो, ट्रांसफर करना हो, तो ऐसे मामले में उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। ठीक है, चूंकि जो प्रतिच्छेद रीट है ये केवल निवारक है, लेकिन उस उत्प्रेषण रीट निवारक और उपचारात्मक दोनों है। ये उपचार भी, जैसे प्रतिषेध में देखा आपने कि आक्रमण करने से रोक रहे हैं, लेकिन नहीं, इसको सीधे मंगा ले रहे हैं अपने पास। ठीक है, ये उपचारात्मक भी है, ये बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ठीक है, देखिए इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा। अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा। ठीक है, यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी संवैधानिक पदों की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। इसलिए यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को रोकता है। ठीक है, अन्य रीटों के विपरीत किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इस रीट की मांग की जा सकती है, न कि केवल पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। अधिकार परीक्षा, देखो अधिकार परीक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं कि जो पीड़ित हो वही मांग कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, यह रीट की मांग की जा सकती है। ये क्या करता है कि जो सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है। ठीक है, वो अपने, जैसे कि जो सार्वजनिक पद पर बैठा है, क्या वही व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति उस कार्यों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार है। तो जो संवैधानिक व्यक्ति है उसके पदों की वैधता की जांच करना और उसके किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को भी रोकता है इसके माध्यम से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो कि आपको जानकारी बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बताना ही पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रीट क्षेत्राधिकार 3 मामलों में भिन्न होता है, इसे भी जान लीजिए आप। यहाँ देखिए एक डायग्राम है, एक है मानदंड, पैरामीटर्स, सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का क्षेत्र स्कोप क्या। देखिए सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं।
अब बात करते हैं क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, देखिए सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय केवल अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले व्यक्ति या अपने क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सरकार या प्राधिकरण के खिलाफ ही रीट जारी कर सकता है, या अपने क्षेत्राधिकार के बाहर केवल तभी जब कार्यवाही का कारण उसके क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है। रीट जारी करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ, ये सिर्फ अपने ही क्षेत्र में क्षेत्राधिकार के भीतर स्टेट गवर्नमेंट या किसी प्राधिकरण के खिलाफ हो सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आता है कि विवेकाधिकार इस क्षेत्र में क्या है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत उपाय अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत उपाय विवेकाधिकार पर आधारित है। ठीक है। इसलिए उच्च न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इनकार नहीं कर सकता। यह है दोनों में अंतर। रीटों का भारतीय संविधान में महत्व क्या है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे भी जान लिया जाए। देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में ये बात आप जान रहे हैं, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यायिक समीक्षा में आपको एक बात मैं समझा दे रहा हूं कि ये रीट न्यायपालिका को सरकारी निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों और अन्य संस्थानों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। ये रहा महत्व के बारे में, रीट के बारे में। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि नीति आयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, और नीति आयोग के संदर्भ में इसका कंपोजिशन क्या है, इसके घटक में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर, क्योंकि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का काम करने की जिम्मेदारी योजना आयोग के ऊपर था, जो 5 ईयर प्लानिंग था। ठीक है, 2014 के बाद, दिसंबर 2014 के बाद इसी आयोग का नाम बदल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बदल करके इस आयोग को नीति आयोग कर दिया। ठीक है, इन्होंने नीति आयोग कर दिए। ठीक है, जो 1 जनवरी 2015, इसका गठन तो हुआ था आपको 15 मार्च 1950। ठीक है, योजना आयोग। अब मामला क्या है, देखिए नीति आयोग जो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी कि जो नीति आयोग है ये भारत के विकास संबंधी, जैसे योजना आयोग भी विकास संबंधी पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं होता है, नीति आयोग अपने अकॉर्डिंग कार्य करता है।
तो इसका उद्देश्य क्या है? एक भारत के विकास संबंधी एक दृष्टिकोण, एजेंडा और रणनीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नीति आयोग। ठीक है। इसके साथ साथ नीति आयोग ने केंद्र और राज्यों को राष्ट्र की विकास यात्रा में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। यानी कि नीति आयोग का जो कार्य प्रणाली है वह यह है, एक बेहतर दृष्टिकोण, एजेंडा और रणनीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण संस्था, और यह सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देता है। ये बातें आपको हमने बता दिया गठन के बारे में। देखिए, नीति आयोग का जो गठन है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो भारत के अर्थशास्त्री होते हैं, जैसे सुमन बेरी। ठीक है। इस समय वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो भारत के जो अर्थशास्त्री होते हैं उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग का, उसमें आप देखेंगे कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। नीति आयोग की जो एक गवर्निंग काउंसिल का एक समूह है, क्योंकि नीति आयोग का उद्देश्य ही है कि राज्य और केंद्र आपस में मिलकर एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधान मंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है, और बगैर विधान मंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, शामिल होते हैं इसके गवर्निंग काउंसिल में, नीति आयोग के। ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक है। अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद, जो रीजनल काउंसिल होता है, उसमें कौन कौन शामिल होता है? क्योंकि देखिए, नीति आयोग का एक कंपोजिशन है। ठीक है। अब उस कंपोजिशन में आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के लोग, जैसे मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, ये आप देख रहे हैं। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल में आप देखेंगे, जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो रहते हैं, एंड उसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट है, जहां पे विधानमंडलों, जिसमें विधानमंडल है, विधानसभा है, ठीक है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है, उपराज्यपाल भी, जिसमें बगैर विधानमंडल वाले जो यूनियन टेरिटरी है वो भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ जो नीति आयोग का कंपोजिशन एक रीजनल काउंसिल है, जो कि अभी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो मैं रीजनल काउंसिल पे चर्चा कर लूं, फिर इसको अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, मैंने भी आपको गवर्निंग काउंसिल की बात के बारे में बताया, जो नीति आयोग का एक कंपोजिशन है। फिर जब रीजनल काउंसिल की बात करेंगे नीति आयोग का, तो नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदें एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट कार्यालय के रूप में गठित किया गया है। ठीक है। एक से अधिक राज्य, जो रीजनल परिषद नीति आयोग का गठन किया जाता है, इसमें एक से अधिक राज्य आपस में बैठ करके जो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी मुद्दे हैं या ऐसे बहुत सारे जो प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दे हैं, उनको एक कार्यालय के रूप में आपस में समझौता करते हैं। आपको हमने बताया, नीति आयोग के अध्यक्ष अर्थात भारत के प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं।
यह जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ऐसी जगह पे क्वेश्चन जरूर बनाता है कि नीति आयोग के जो ये क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है वह आप देखेंगे कि विशेष रूप से ये आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों का गठन करते हैं। एक क्षेत्रीय परिषद में एक विशेष क्षेत्र में स्थित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके मनोनीत व्यक्ति द्वारा की जाती है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता जो है नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके मनोनीत व्यक्ति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग में कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ठीक है, नीति आयोग में, ठीक है, अध्यक्ष आपको बताया भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो माने जाते हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, यह बात भी आपको जानकारी में रहना चाहिए। इसमें पूर्णकालिक सदस्य, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अंशकालिक सदस्य जो पार्ट टाइम के लिए होते हैं, ये अधिकतम 2 होते हैं, जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से जुड़े होते हैं, जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। इसके 2 होते हैं, अंशकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य में आप देखेंगे इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अंशकालिक सदस्य जो है रोटेशन के अनुसार रोटेशन पर होते हैं, ये बदला जाता है। ठीक है, इसके जो पदेन सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। नीति आयोग में जो पदेन सदस्य के रूप में 4 लोग होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, ठीक है, के अधिकतम 4 मेंबर होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ होते हैं इसके, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सचिवालय के आवश्यकता अनुसार। ठीक है, यह है जो कंपोजिशन में आपको मैंने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, एक गवर्निंग काउंसिल में आपको मैंने बताया, रीजनल काउंसिल में आपको मैंने बताया, मेंबर फुल टाइम आपको मैंने बताया। ठीक है, पार्ट टाइम में 2 हमने बताया आपको, जो पदेन सदस्य हमने 4 बताया, जो फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये नॉमिनेटेड होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, स्पेशल जो इनवाइट्स हैं, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर विथ, ठीक है, डोमेन नॉलेज, उस क्षेत्र में जो नॉलेज रखते हैं। ठीक है, सीईओ आपको बताएं अपॉइंट बाय पीएम, ये इनका फिक्स टेन्योर होता है, कार्यकाल इनका फिक्स होता है, जो आपको हमने बताया। फिर सचिवालय के बारे में नेसेसरी है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं नीति आयोग का ऑब्जेक्ट, नीति आयोग के उद्देश्य। देखिए, नीति आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। नीति आयोग का अगर मैं आपसे बात बताऊं तो उद्देश्य क्या है, तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। मजबूत राज्य ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए राज्यों के साथ निरंतर आधार पर एक स्ट्रक्चर सपोर्ट इनिवेटिव, ठीक है, और इसके माध्यम से सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है नीति आयोग का।
ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने और उन्हें क्रमिक रूप से सरकार के उच्च स्तरों पर संगठित करने के लिए तंत्र विकसित करना, एक सिस्टम विकसित करना, ये भी नीति आयोग का उद्देश्य है। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है। ठीक है, एक समग्र सोच के साथ बढ़ना। रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति तैयार करना एवं उनकी प्रगति एवं प्रभावशीलता की निगरानी करना तथा फीडबैक के माध्यम से नवाचार सुधार, आवश्यक मध्य पाठ्यक्रम सुधारों को बढ़ावा देना। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों, साथ ही शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये उद्देश्य है। तो ये हमने बात किया नीति आयोग के बारे में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। आज हम लोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार। चूंकि आप जानते हैं कि भारत के पार्लियामेंट यानी कि संसद में, भारत के संसद में चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या राज्यसभा हो, इनके जो सदस्य होते हैं उनके पास कुछ विशेष जो अधिकार बताए गए हैं, उन्हीं को हम लोग संसदीय विशेषाधिकार के रूप में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के रूप में जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये बात आपको बताया कि संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ यही है कि संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों, उनके सदस्यों और उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों, उन मुक्तियों यानी कि कुछ छूट, और इसी को संदर्भित करता है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के योग्य है। ऐसा नहीं है कि यह विशेषाधिकार सभी लोगों के पास है, नहीं, यह सिर्फ उस सदन की सदस्य एवं समिति में भाग लेने वाले एवं अन्य प्रकार के जो भी उस समितियों में भाग ले रहे हैं, उनके पास यह विशेषाधिकार होता है, जो कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। अगर संवैधानिक रूप से बात किया जाए तो अनुच्छेद 105 के बारे में, अनुच्छेद आर्टिकल 105 में आप देखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकारों के अधिकार की बात किया गया है। यह आपको हमने बताया दोनों सदनों को, सभी सांसदों को, संसद की सभी समितियों को, सभी केंद्रीय मंत्रियों को, क्योंकि मंत्री तभी है जब वह संसद का सदस्य है। इसके साथ साथ भारत के महान निवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो भी सदन में अपनी बात रखते हैं, तो संसदीय विशेषाधिकार पाने के पात्र वो भी हैं। ये बात आप जान रहे हैं। एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको जानना चाहिए, वह यह है कि संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं, हालांकि वो संसद का एक अभिन्न अंग है,
लेकिन यह जो विशेषाधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि ये कहा जाए कि संसदीय विशेषाधिकारों की आवश्यकता क्यों है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। असल में इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की विधायी प्रणाली, विधायी यानी कि विधि बनाने की जो एक प्रारूप है, विधि बनाने का जो एक सिस्टम है, तो देश की विधायी प्रणाली बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप या धमकी के सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से कार्य करे। इनकी आवश्यकताओं को इस प्रकार, जैसे संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्ति या निकायों के कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है तो आपको हमने बताया कि संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्तियों, निकायों के कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना यानी बनाए रखना। संसद के सदनों के अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखना, और संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्तियों के संसदीय दायित्व, यही जो दायित्व है उनको भी बनाए रखना। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण। देखिए, भारत में संसदीय विशेषाधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन दो श्रेणी है? पहला है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत। इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अधिकारों, उन्मुक्तियां और छूटों को बताता है। जैसे जो इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। ठीक है। आप देखेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा इस पे चर्चा कर दूं। व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार, देखिए, ऐसे जो व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार हैं, इन्हें संसद के सत्र के दौरान, जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद, सबसे पहली बात, व्यक्तिगत विशेषाधिकार में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत विशेषाधिकार का पहला पॉइंट है। एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि यह विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध है, कि सदन के शुरू होने 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिर्फ सिविल मामलों में ये गिरफ्तारी से छूट है। आपराधिक मामलों या निवारक निरोध मामलों में नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी, व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार, उन्हें संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। संसद या उसकी समितियों में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। यह बात भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बात मैंने जो बोला कि यह संसद में बोलने के लिए स्वतंत्र है, और संसद या उसकी समितियों में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात को आप न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं मानेंगे। एक बात देखिए, नोटिस करने की जरूरत है, यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को
विनियमित करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन है। ऐसा नहीं है कि आप संविधान का उल्लंघन करेंगे, आप संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, उन्हें जूरी सेवा से छूट प्रदान की गई है। वे संसद सत्र में होने पर किसी न्यायालय में लंबित मामलों में गवाही देने और गवाह के रूप में उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। यह जो है व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार है। अब बात आता है सामूहिक संसदीय विशेषाधिकार का। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लिया जाए, क्योंकि यहां से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए, संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही, एक सामूहिक विशेषाधिकार की मैं बात कर रहा हूं, संसद को, पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है और साथ ही दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है। जो पार्लियामेंट है उसे अपनी कार्यवाही, जो सदन में कार्यवाही हुई है, उसे प्रकाशित करने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे को इस प्रकाशित, जो प्रकाशित कर रहा है, उसे रोकने का भी अधिकार है। ठीक ठीक। हालांकि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की वास्तविक रिपोर्ट प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया है। ठीक है, लेकिन यह सदन की किसी गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है। कि अगर सदन की कोई गुप्त बैठक चल रहा है, उस मीटिंग में ऐसा नहीं लागू होता है। यह कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए बाहरी लोगों को अपनी कार्यवाही से बाहर कर सकता है और गुप्त बैठक कर सकते हैं। ठीक, यह सामूहिक विशेषाधिकार है कि अपने महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के दौरान आप किसी भी व्यक्ति को कार्यवाही से बाहर कर सकते हैं। इस प्रकार यह जो सामूहिक विशेषाधिकार का मामला है कि प्रकाशित करने से रोकने का, यह अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने और ऐसे मामलों पर निर्णय करने के लिए नियम बना सकते हैं। यह सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या उसकी अवमानना के लिए सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी चेतावनी या कारावास द्वारा दंडित कर सकते हैं। खैर, आप देखेंगे कि ये सारे अधिकार सबके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष हो, सदस्य हो। ठीक है, आपको मैंने बताया शुरू में ही। तो यह सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या उसके अवमानना के लिए सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी चेतावनी या कारावास द्वारा दंडित कर सकता है। इसे किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास और रिहाई की सूचना तत्काल प्राप्त करने का भी अधिकार है। यह सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि किसी सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में भी तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह जांच प्रारंभ कर सकता है, गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकते हैं और प्रासंगिक कागजात और रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं सामूहिक विशेषाधिकार के तहत, अगर ऐसे मामले हो। न्यायालय किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित है। सामूहिक विशेषाधिकार में यह भी बात आता है कि जो न्याय व्यवस्था है, न्यायालय है, वह किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित है। ठीक, अब एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। विशेषाधिकारों का उल्लंघन और सदन की अवमानना। विशेषाधिकारों का उल्लंघन और सदन की अवमानना। देखिए, हालांकि विशेषाधिकारों का उल्लंघन
और सदन की अवमानना वाक्यांशों का सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके अर्थ में अंतर भी है। ठीक है, जैसे जो विशेषाधिकार का उल्लंघन है, जब कोई व्यक्ति या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सदन के किसी विशेषाधिकार अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उसका हनन करता है, तो ऐसे अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह सदन द्वारा दंडनीय होता है। ये बात आप जानते हैं। जब कोई व्यक्ति या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सदन के विशेषाधिकार का छूट का उल्लंघन करता है तो आप जानते हैं कि दंडनीय है। अब सदन की अवमानना क्या है? देखिए, संसद सदन उसके सदस्य या उसके अधिकारी के कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने या रोकने वाला कोई भी कार्य, संसद सदन की जो पूरी कार्य प्रणाली है उस पूरी प्रणाली में या उसके किसी सदस्य, संसद के समिति हो, ठीक है, या उसके सदस्य हो, पूरी कार्य प्रणाली में या उसके अधिकारी के, वहां के जो अधिकारी हैं, अभी तो विशेषाधिकार का उल्लंघन स्वयं व्यक्ति कर रहा था या अधिकारी कर रहे थे या सामूहिक रूप से कोई सदस्य कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि इसके सदन का ही मामला है, किसी अधिकारी का, किसी सदस्य के कार्यों के निष्पादन में, जिस कार्य के लिए जिम्मेदार है, में बाधा उत्पन्न करने या रोकने वाला कोई भी कार्य, ऐसा कोई कार्य है जिसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की गरिमा, अधिकार और सम्मान के विरुद्ध परिणाम उत्पन्न करने की हो, तो उसे सदन की अवमानना माना जाता है। ठीक है, उसे सदन की अवमानना माना जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और सदन की अवमानना के लिए भी आप जान रहे हैं कि दंडित किया जा सकता है, विशेषाधिकार के संदर्भ में भी दंडित करने का प्रावधान है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, 13 विशेषाधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास